चलिए, तो आप लोग शांति बैठिए। और सबसे पहले आप लोगों को तो क्लासवा में हम बताइए देते हैं कि क्या पढ़ना है ना पढ़ना है। थोड़ा सा ऑनलाइन में 2-4 बच्चा के कंप्लेन है। एगो कंप्लेन यही है कि सर जी आते हैं ऐसे बोल देते हैं कि चैप्टर 4 संस्कृत चलो पढ़ते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन वाले को इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि आज हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं। हाँ, यूट्यूब पर बोला है, मतलब कि उसको पहले ये जानना है कि आखिर आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि इंटरेस्ट जगा रहे और हम पढ़ते रहें। तो हम ऑनलाइन वाले को बता दे रहे हैं कि आज हम लोग संस्कृत के 4था चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, और इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोगों को महिलाओं के बारे में पढ़ना है। इसमें बताया गया है कि जो हमारा संस्कृत का साहित्य है, यानी संस्कृत की जो भी किताबें विकसित हुई है, जो भी ग्रंथ विकसित हुए हैं, उसमें न सिर्फ पुरुषों का योगदान है बल्कि महिलाओं का भी योगदान है। कब कब कौन कौन सी महिलाएं कितना अपना योगदान दी है उसके बारे में जानेंगे। जो प्रमुख महिलाएं हैं उनको जानेंगे, और इस प्रकार से पूरे चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। कुछ महिलाओं के जो रचनाएं हैं, किताबें हैं, उसका भी नाम आएगा, तो उसको भी हम देखते चलेंगे, और उन्हीं सब से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। तो उन सबको देखते हुए हम चैप्टर को करेंगे खत्म। तो एक एक करके हम लोग शुरुआत करेंगे, और लास्ट में क्या कर लेंगे, हम लोग इससे संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है उन सबको हम लोग सॉल्व कर लेंगे एक ही साथ। और ऑफलाइन वाले बच्चे उसी टाइम पे दे लेंगे तुरंत टेस्ट भी, यानी क्लास, ऑब्जेक्टिव और टेस्ट तीनों एक ही क्लास में खत्म। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा दर्शन है, थोड़ा सा पुराना इतिहास है, और कुछ ऐसे नाम हैं जो पढ़ना मुश्किल होता है। कई सारी महिलाओं के नाम आएंगे, कई सारे पुरुषों के भी नाम आएंगे, लेकिन उन नामों में होगा ये कि टेढ़ा होने के कारण और पहला बार सुनने के कारण आप लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आज के जो क्लास है हम संस्कृत ना पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदी, और उसको अपने तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को वो समझ में आ जाए। ठीक? बाकी संस्कृत से भी क्वेश्चन बनता है, यानी क्वेश्चन यहाँ से देखो, यही पहला जो है दिया हुआ यहीं से दे देगा, लिखा हुआ है सामंजस्य यानम पुरुष नारी भी चलती, कि समाज की जो गाड़ी है वो पुरुष और नारी दोनों से चलती है। यानी यहाँ पे ये तुलना किया गया है कि हमारा जो समाज है वो क्या है। समाज को मान लीजिए एक गाड़ी। अब गाड़ी में जैसे आगे के पहिया के महत्व होता है, वैसे ही पीछे के पहिया के महत्व है। अगर ये दोनों पहिया ना रहे तो गाड़ी नहीं चल पाएगा। उसी प्रकार कहा गया है कि समाज में जितना महत्व एक पुरुष का होता है, जितना योगदान समाज को चलाने में एक पुरुष का होता है, उतना ही एक महिला की भी होती है। अगर महिला न हो तो समाज चलेगा ही नहीं, समाज बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो लोगों का जन्म हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, महिला से हो रहा है। तो एक योगदान तो उसका यहीं पे है, बाकी और क्या क्या योगदान दी है वो तो हम लोग चैप्टर में देखेंगे ही। तो इस तरह से तुमको ऑब्जेक्टिव दे देता है कि समाजस्य यानम पुरुष डॉट डॉट कर देगा, फिर दे देगा चलती। अब बताइए वहाँ क्या भराएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नारी भी हो जाएगा, यानी नारी हो जाएगा। तो इस तरह से संस्कृत में भी क्वेश्चन बनता है। तो जो भी संस्कृत में क्वेश्चन बनेंगे वो तो हम यहाँ पे बना ही दिए हैं, आप लोगों को वही पढ़ना है। और ज़्यादा अगर होगा तो एक बार अपने से संस्कृत पढ़ लीजिएगा कि क्या इसमें लिखा हुआ है। क्लियर है जी? क्लियर है? इतना बात है। तो हम आज संस्कृत ना पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ेंगे। जहां तहां अगर हमको याद आया कि यहाँ से संस्कृत में क्वेश्चन बनता है तो वो हम तुमको बता देंगे। जैसे तुमको एक क्वेश्चन संस्कृत में बनता है यहाँ से नारे भी करके, कि किसके योगदानों से ये जो हमारा समाज है वो चलता है, तो वो चलता है पुरुष और महिला के योगदान से। तो देखो बताया गया है कि समाज की जो गाड़ी है, जो वाहन है, वो चलता है पुरुषों और महिलाओं
के योगदान से, ये दोनों के द्वारा ये समाज हमारा चलता है। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। जैसे समाज को चलाने में पुरुष और महिला दोनों का योगदान है, दोनों के वजह से एक समाज का निर्माण होता है, वैसे ही जो हमारा साहित्य है, जितने भी ग्रंथ की रचनाएं हुई है, उन सब में महिलाओं का भी पुरुष के साथ में योगदान है। यानी कि उसको पुरुष ने भी लिखा है और महिलाओं ने भी लिखा है। आजकल सभी भाषाओं में साहित्य रचना में महिलाएं भी सक्रिय हैं और यश प्राप्त कर रही हैं। और आज के टाइम देखो तो आजकल चाहे तुम किसी भी भाषा में देखो, तुमको हिंदी में देखना है, तमिल में देखना है, बंगाली में देखना है, अंग्रेजी में देखना है, आप किसी भी भाषा को पढ़िए, उस भाषा में आप लोगों को पुरुष के साथ साथ महिलाओं का नाम भी मिल जाएगा, जो कहानियाँ लिख रही है, उपन्यास लिख रही है, कविताएं लिख रही है और नाम भी कमा रही है। आप लोगों को इंग्लिश में मिलेगा महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ने के लिए, ऐसे वो कहानी हिंदी में है लेकिन आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मिलेगा। तो उस तरह के कई सारी लेखिकाएं हुई है। एक आप लोग पढ़िएगा, 12th हिस्से में जाइएगा तो अरुंधति रॉय नाम से है, उनको पढ़ना है। हिंदी में आप लोग सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ी होंगे, पढ़े हैं जी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कौन लिखी है? एक महिला लिखी है। तो आप देखिए, चाहे कोई भी भाषा हो, उसमें पुरुष अपने रचनाओं का विकास कर रहा है, किताबें लिख रहा है, और साथ ही साथ महिलाएं भी वो किताबें लिखने की काम कर रही है, वो भी रचनाएं कर रही है। तो सभी भाषा में साहित्य की जो रचना हो रहा है उसमें पुरुष भी है और साथ ही साथ महिला भी है। अगर समझ में नहीं आएगा तो बीच में बोलना, हम समझाने का प्रयास करेंगे। साहित्य में भी प्राचीन काल से ही महिलाओं का योगदान है। ये जो योगदान हम लोग देख रहे हैं, ये आज से शुरू नहीं हुआ है। जब से साहित्य की रचना शुरू हुई है, जब से किताबें लिखाना शुरू हुआ है, तब से पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी अपना योगदान दे रही है। बस इसमें प्रॉब्लम यह है कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और महिलाओं की संख्या कम है, लेकिन कम ही है, योगदान दी है। तो कम या अधिक यहाँ पे योगदान उनका रहा है। और इस चैप्टर में हम लोग उस टाइम के जो प्रसिद्ध लेखिकाएं थी, या अभी में कुछ प्रसिद्ध लेखिकाएं हैं, प्राचीन काल में जो लेखिकाएं थी उनको, मध्यकाल में जो लेखिकाएं थी उनको, और आधुनिक काल में जो लेखिकाएं हैं उनको, यानी तीनों काल में अलग अलग लेखिकाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, जिससे हम लोगों को ये पता चल सके कि ये जो आज हमारा साहित्य इतना समृद्ध हुआ है, इतना बड़ा बना है, उसमें महिलाओं का भी योगदान है, और कितना योगदान है वो भी हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं अब हम लोग कहानी। अब देखो, एक ऑब्जेक्टिव बनेगा तुमको, यहाँ से पूछ देता है विपुलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वहाँ शुरू में विपुलम लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ तो इसका अर्थ पूछता है, तो इसका अर्थ होता है विशाल। ठीक, अब देखिए, हमने के जो ये विशाल संस्कृत साहित्य है, इसमें कई सारे कवि आए, कई सारे शास्त्रकार आए, और तब जाकर के इतना बड़ा हुआ है। यानी संस्कृत में जो भी हम लोग पढ़ते हैं और आगे भी हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसको इतना बड़ा बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। सबने अपने अपने तरीके से अपनी कहानी लिखी, कविता लिखी, और उसके बाद धीरे धीरे वो सब मिलके इतना बड़ा साहित्य बना। समझ में आ रहा है जी? आए, पिछला साल हम ही चैप्टर पढ़ाए थे तो लइकन के पार कर गया था, इसीलिए हम अलर्ट होके पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो बोल रहा है ये ना, सब ऐसे मूड़ी कर रहा है। हम पढ़ित रही खाली इतना देर में। बस तुमको यही समझना है कि जैसे समाज को चलाने में पुरुष और महिला दोनों का योगदान होता है, वैसे ही हम लोग जब साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य का मतलब पहले समझो, जो हम अलग अलग भाषा के, जैसे हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में कई सारा किताब पढ़ते हैं ना जी, कहानी के, कविता के, चुटकुला के, सबको मिला करके एक साथ हम साहित्य कहते हैं। तो उसको भी बनाने में पुरुष और महिलाओं दोनों का योगदान है। जो इतना बड़ा हमारा संस्कृत के जो साहित्य है, यानी संस्कृत भाषा में जो भी लिखी हुई किताबें हैं, दोनों का मिश्रण रहेगा, ज़्यादा रहेगा हिंदी में, समझिए, हिंदी में, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है अब ना।
संस्कृत में भी एक आध दो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन रहेगा तुमको हिंदी में। तो यहाँ पे संस्कृत साहित्य को इतना बड़ा बनाने में कई सारे कवि और जो भी शास्त्र के लेखक हैं उनका योगदान है। अब हम लोग चलते हैं वैदिक काल में। इसको में देखो, तुमको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। हम लोग अपने भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं जहाँ से वो पहला है सिंधु घाटी, लेकिन सिंधु घाटी में क्या लिखा हुआ है कोई आज तक नहीं पढ़ पाया है। तो पढ़ने वाला काम शुरू कहाँ से होता है? वैदिक काल। ये सब काल है, ठीक ना। अब इतिहास में ये सब नहीं पढ़े हो तब दिक्कत होगा। ये सब 6th क्लास में ही तुम लोगों को पढ़ना था। उसके बाद आता है तुमको वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल, फिर आ जाएगा तुमको ये महाजनपद काल, ऐसे करके वो काल है। तो उसी में हम इतिहास के एक हिस्सा में जा रहे हैं, कहाँ? वैदिक काल में। और उसका टाइम है तुमको, पूरा वैदिक काल के टाइम है 1500 से 600 ईसा पूर्व। इस टाइम के हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं कि इस टाइम पे जो भी संस्कृत की रचनाएं हुई उसमें महिलाओं का कितना योगदान रहा। तो बताया गया कि वैदिक काल से ही शास्त्र और काव्य की रचना में और उसके संरक्षण में पुरुषों ने मन लगा करके काम किया है। इसी टाइम पे तुमको ऋग्वेद लिखा गया। इसी टाइम पे तुमको पूरे काल में देख लो तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब इसी टाइम पर लिखा गया है। और सबको लिखने वाले कौन हैं? पुरुष हैं। तो कहा गया है कि उसी टाइम से पुरुषों ने खूब मन लगा करके अलग अलग ग्रंथों की रचना की। उपनिषद लिखा गया। तो इन सब का यहाँ पे रचना हो रहा है। और उन्हीं के साथ साथ यहाँ पे और कौन लिख रही थी? महिलाएं भी। जब पुरुष वैदिक काल में रचनाओं का निर्माण कर रहे थे, नए नए रचना कर रहे थे, नए नए किताब लिख रहे थे, तो उन्हीं के साथ साथ महिलाएं भी किताब लिखने का काम कर रही थी। ठीक, वैदिक युग में मंत्रों की दृष्टा केवल ऋषि ही नहीं थी बल्कि ऋषिकाएं भी थी। यानी वैदिक काल में जो मंत्र का उच्चारण किया जाता था, यज्ञ वगैरह होता था, तो मंत्रों के उच्चारण करने में सिर्फ ऋषियों मुनि की नाम नहीं है, या उसकी रचना करने में, मंत्रों को लिखने में सिर्फ ऋषि मुनि का नाम नहीं है, साथ ही साथ महिलाएं भी थी, ऋषिकाएं भी थी। पुरुष है तो ऋषि और महिला है तो ऋषिकाएं, तो दोनों मिल करके उसकी रचना किए मंत्रों की। हम लोग जो भी मंत्र वगैरह बोलते हैं, और दोनों उसका उच्चारण करते थे, दोनों उसका पाठ करते थे। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा तुमको यहाँ, ऋग्वेद में 24 गो महिलाओं का वर्णन मिलता है। और ऋग्वेद एक किताब है जिसमें खाली मंत्र है, देवताओं के प्रसन्न करने के लिए मंत्रों से भरा हुआ एकदम किताब है। और उसमें कितने महिलाओं का वर्णन मिलता है? 24। यानी ऋग्वेद में भी 24 महिलाएं शामिल थी जिन्होंने मंत्रों इन सब का निर्माण किया, उसको गढ़ा है। ठीक, फिर आ जाइए अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में कितना है? 5 महिला। ये सब ऑब्जेक्टिव तुमको पूछेगा। ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्णन है? 24। अथर्ववेद में कितना है? 5 गो है। ठीक, तो इस तरह से मिलती है। और पांचों को अथर्ववेद में जो 5 गो उसका नाम भी दिया हुआ है, यमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी। ये 5 अथर्ववेद में वो महिलाएं हैं जिनका नाम तुमको यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें 24 है तो 24 को नाम देना कठिन हो जाएगा, लेकिन 5 ये तुम लोग को पता हो सकता है। तो ये सब यहाँ तक में समझ में आया। वैदिक काल में जो भी वेद की रचना हो रही है उसमें महिलाओं का भी योगदान है। एगो में 24 गो मिल रहा है, एगो में 5 गो मिल रहा है। अब आगे आइए, उसके बाद एक उपनिषद है, और उपनिषद के उसके लेखक हैं, यही नहीं पढ़ने आएगा। पढ़ो तो क्या लिखा है? यही सब में फंस जाते हैं। आपको पढ़ने नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आएगा तब पकड़ लीजिएगा देख के कि टेढ़ा नाम है। नाम लिखा हुआ है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य। तो याज्ञवल्क्य नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने रचना की एक उपनिषद किया। उस उपनिषद के क्या नाम है? बृहदारण्यक। तो बृहदारण्यक उपनिषद के रचना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? याज्ञवल्क्य। और याज्ञवल्क्य की एक पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम क्या था? मैत्री। ऐसे मैत्रेयी कहते हैं। ये 3 चीज समझ में आया?
बृहदारण्यक उपनिषद के लेखक हैं याज्ञवल्क्य, और याज्ञवल्क्य की एक पत्नी है जिसका नाम क्या है? मैत्रेयी। अब यहाँ पे मैत्रेयी की चर्चा क्यों है? तो याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी मैत्रेयी को आत्मा के बारे में सिखाए थे, आत्मा का ज्ञान दिए थे। आत्मा क्या होता है, कैसे होता है। किसे हम लोग ऊपर है नचिकेता वाला, 7वां क्लास की कहानी याद है नचिकेता वाला? अरे 7th क्लास हिंदी ना पढ़ा है? वाह, अरे तो स्कूल वगैरह कहूँ नहीं पढ़ी है? नचिकेता की कहानी ना पढ़ी? बाबू दान कर देता कि जो तोरा हम यमराज के दे दिए, तो चला जाता है यमराज के पास है, यमराज उसको वापस भेजता है, लेकिन कहता है कि वरदान मांगो। तो वरदान में कहता है कि आत्मा के बारे में हमको बताइए। तो वो कहता है कि नहीं, तू कुछ और मांग लो, हम आत्मा के बारे में नहीं बता सकते हैं। और जिद कर लेता है कि हमको आत्मा के बारे में ही जानना है, और अंत में यमराज को बताना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे अब वो कहानियाँ नहीं पढ़ा है तो हमारा बोलने बेकार हो गया। अब समझो यहाँ पे बृहदारण्यक उपनिषद के लेखक है याज्ञवल्क्य, और याज्ञवल्क्य की पत्नी है जिनका नाम है मैत्रेयी। और मैत्रेयी को दर्शन में इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, उनको मजा आता था इन सब चीज़ों को जानने के बारे में, और इसीलिए याज्ञवल्क्य ने उनको आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे, उसके बारे में अपने पत्नी को बताए थे। तो यहाँ पे सवाल आएगा दो तरह से। पहला सवाल आएगा कि याज्ञवल्क्य किसे आत्म का शिक्षा दिए थे, आत्मज्ञान की, आत्म तत्व के? तो अपनी पत्नी, नीचे मैत्रेयी लिखा रहेगा, चाहे अपनी पत्नी हो सकता है। फिर रहेगा कि मैत्रेयी को किसने आत्म तत्व का शिक्षा दिया था, तो याज्ञवल्क्य हो जाएगा। फिर पूछ सकता है बृहदारण्यक उपनिषद के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा? याज्ञवल्क्य। या पूछेगा याज्ञवल्क्य ने किस उपनिषद की रचना की, तो बृहदारण्यक उपनिषद के की है। तो इस तरह से यहाँ से तुमको बनेगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद देखिए, राजा जनक के सभा में भी एक महिला हुआ करती थी, और वो बहुत निपुण थी शास्त्रार्थ में। शास्त्रार्थ मतलब समझती हो? न समझता है। डिबेट समझती है? न समझती है। दो के बीच में पूछा पूछी समझती है कि तोरा कितना वो हमरा कितना वो है। हाँ, तो उसी को कहते हैं शास्त्रार्थ। जब शास्त्रों को, माने कि शास्त्र के बारे में दो लोगों के बीच पूछताछ होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? शास्त्रार्थ करते हैं। उसमें सवाल किया जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा, और सब किससे संबंधित रहता है? शास्त्रों से। पूछिए सवाल। और पहले वो सब चीज़ बहुत होता था, राजा आराम से बैठ जाता था, टीवी मोबाइल पबजी ला तो टाइम था नहीं, और कहता था कि चलिए भाई शुरू करिए। और अब मान लो हम हैं और कोई पहले से ही ज्ञानी है, तो हम खूब पढ़ेंगे, अब खूब पढ़ के और उसके पास जाएंगे, या सीधे हम उनको चैलेंज करेंगे, चुनौती देंगे कि आपके साथ हम शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। जैसे ही हम बोलते हैं कि शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, इसका मतलब आपके नॉलेज को, आपके ज्ञान को हम चुनौती दे रहे हैं कि आपसे हम ज्यादा जानते हैं। ठीक होता था, सवाल पूछा जाता था, पूछ देगा आत्मा क्या है, सत्य क्या है, पूजा क्यों करना चाहिए, ईश्वर है नहीं है, इस कुछ भी बातें हैं। और उसमें एक सवाल तुम करेगा, हम जवाब देंगे, एक हम सवाल करेंगे, तुम जवाब देगा। ये चलते रहेगा तब तक जब तक कि दोनों में से कोई एगो हार न जाए। जब एक बोल देगा कि हमको इसका उत्तर नहीं पता, तो अगला आदमी जो सवाल किया था वो उसका उत्तर देगा, सब लोग उस उत्तर से संतुष्ट होंगे और वहां पे वो शास्त्रार्थ खत्म होगा। समझ गए? तो वो मुख्य रूप से कौन करता था? पुरुष लोग। लेकिन जनक के दरबार में एक लड़की भी थी जिसका नाम है गार्गी, और वो इस चीज में निपुण थी। आइए उससे, मतलब पूर्णतः ज्ञान उसको था, आप उससे टक्कर नहीं ले सकते हैं, शास्त्रार्थ नहीं कर सकते हैं। करिएगा तो एकदम चांस है कि जीतेगा कौन? गार्गी। ठीक, तो ये एक जनक के दरबार में थी। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि जनक के दरबार में कौन सी महिला थी? गार्गी थी। ऑब्जेक्टिव में बनता है। उसके बाद देखिए, महाभारत में भी एक महिला के नाम आता है जो जीवन भर वेदांत के अभ्यास में लगी रही। अब वेदांत एक दर्शन है, वो पूरा अपने आप में, उसका ज्ञान मेरे पास नहीं है और आप लोगों के पास भी नहीं है। तो वो पूरे वेदांत को जीवन भर पढ़ते रही। और उस लड़की का नाम क्या है?
सुलभा। तो 3 गो महिला के नाम आ चुका है। एक हो गया तुमको इन्हें मैत्रेयी, एक हो गया तुमको गार्गिया, एक हो गया सुलभा। अब पीछे 5 गो बताए हैं वो अलग है। तो 5 और 3 8 गो। हाँ ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मुझे। हाँ तो सब्जेक्टिव में भी मिलेगा तो अपने जान जाएगी क्या सवाल पूछता है। उसके बाद देखिए आगे चल के जब लौकिक संस्कृत साहित्य में चले तो यहाँ पे 40 गो महिला कवि के नाम मिलता है। तो सवाल पूछेगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी महिलाओं का वर्णन है? 40 गो। और इस 40 महिलाओं ने मिल करके लगभग 150 कविता की रचना की है। किसी ने 5 किया, किसी ने 10 किया, किसी ने 2 किया, किसी ने 4 किया, और ऐसे करके इस 40 महिलाओं ने लगभग कितना कविता लिख दिया? 150। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलता है? लौकिक संस्कृत साहित्य में। लौकिक मतलब जो लोक कथा में रहता है उसमें। तो 40 गो यहाँ पे वर्णन है। उसके बाद देखिए इन 40 में सबसे नंबर 1 पे मनाया जाता है विजयंका को। 40 गो है ना साहित्य में, उसमें नंबर 1 पे कौन है? विजयंका है। ठीक। और विजयंका जो है वो थी थोड़ा सांवली रंग के, श्यामा रंग के, मतलब हम लवली जैसा। चेहरा से तो वो लवली जैसा है लेकिन गुण में परिपूर्ण है। और इनके बारे में, विजयंका के बारे में एक कवि कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उनको कहा गया है स्वर शुक्ला सरस्वती विजयंका को, कि ये जो श्यामा रंग वाली विजयंका है ना वो सर्व शुक्ला सरस्वती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसलिए ऊपर से हम बता रहे हैं। ठीक। यहाँ पे देखो श्यामा मतलब होता है सांवला रंग। तो सांवला रंग के जो विजयंका है वो है क्या चिबुआ? सर्व शुक्ला सरस्वती है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा जाता है, किसे कहा गया है? तो विजयंका को कहा गया है। तो वहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा। देखिए हिंदी में कहा है जो लोग नील कमल की पंखुड़ियों के समान सांवली रंग वाली विजयंका को नहीं जानते उन्होंने व्यर्थ यह कह दिया कि सरस्वती पूरी तरह श्वेत वर्णा होती है। इससे हम लोग सरस्वती जी को क्या मानते हैं? गोरा मानते हैं। उनको कौन सा साड़ी पहनाते हैं? उजला पहनाते हैं, क्योंकि सरस्वती जी को हम गोरा मानते हैं और उजला साड़ी पहनाते हैं। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो जिसके पास ज्ञान होगा वो गोरा होगा, उजला होगा। यहाँ पे एक कवि हैं जो कहते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है। अगर किसी व्यक्ति को ये लग रहा है कि सरस्वती जी गोरी हैं, सफ़ेद रंग के कपड़ा पहनने वाली, तो वो गलत है, क्योंकि उन्होंने विजयंका को नहीं देखा है, विजयंका को नहीं जाना है। अगर विजयंका को जान जाए तो तुम्हारा ये विचारधारा बदल जाएगा। तुम मान लेगा कि काली भी सरस्वती जी हो सकती है, सांवली भी हो सकती है। नहीं तो ऐसे हम जब भी दिमाग में अपना तस्वीर बनाएं तो गोरी और सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई सरस्वती जी का चित्र दिमाग में बनेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सरस्वती जी गोरी ही हो। आपको अगर काली सरस्वती जी देखना हो तो किसको देख लीजिए? विजयंका को। शरीर से तो ये काली है लेकिन गुण में परिपूर्ण है, निपुण है। समझ गई? अब ये दोनों में कभी तो अब देखो ये भी तेज है, तू भी विद्वान है, ये भी विद्वान है। अब कौन जीतेगा बिना तू दोनों के टक्कर के लिए हमको कैसे पता? और देखो इसके बारे में हम जान रहे हैं, तुम्हारे बारे में जान रहे हैं तो अंदाजा भी लगा सकते हैं। हम बस इतना जान रहे हैं कि तुम दोनों विद्वान हो। जैसे मान लो किसी और कोचिंग के बच्चा है 2 गो, हमको पता है दोनों तेज है, ये दोनों में टक्कर करवाएंगे तो कौन जीतेगा ये हमको कैसे पता? बिना शास्त्रार्थ के हम पता कर सकते हैं मैया। तो अब गार्गी में, विजयंका में कौन ज़्यादा विदुषी थी, कौन ज़्यादा जानकारी रखने वाली थी, बिना शास्त्रार्थ के कैसे पता चलेगा? और इन दोनों के बीच कभी शास्त्रार्थ हुआ ही नहीं है। तो दोनों अपने अपने जगह विदुषी हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, तो अपने अपने जगह विदुषी हैं। आगे देखिए उनका विजयंका का समय 8वीं शताब्दी माना जाता है। अब विजयंका थी किस टाइम पे?
तो ये भी सवाल पूछता है विजयंका का समय कौन सा है, 8वीं शताब्दी, 700 ईस्वी से लेकर के 800 ईस्वी के बीच में। कई विद्वान ये भी मानते हैं कि जो चालुक्य वंश के राजा हैं चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयंका थी। अब ये विजयंका है कौन, तो एक राजा हुआ करते थे दक्षिण भारत में चालुक्य वंश में, उनका नाम क्या है, चंद्रादित्य। और चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या है, विजय भट्टारिका। और कहा जाता है कि विजय भट्टारिका का ही नाम क्या है, विजयंका है। एक व्यक्ति के दो नाम होता ना है, तो कि ये जो सांवली रंग वाली सर शुक्ला सरस्वती हैं वो कौन है, चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी है विजय भट्टारिका, उन्हीं का नाम क्या है, विजयंका है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। टाइम कौन सा बताया गया है, 8वीं शताब्दी। ये सब ऑब्जेक्टिव बनता है। हाँ जी, महिला है विजय भट्टारिका या विजयंका। हाँ, आगे देखो, इसके बाद एक नाम आता है शीला भट्टारिका, देव कुमारी का, राम भद्राम्बा। ये सब भी उस टाइम पे उसी क्षेत्र में प्रसिद्ध महिला लेखिकाएं थी। जब विजय भट्टारिका थी ना दक्षिण भारत में, या विजयंका, उसी दौरान कौन कौन है, तो शीला भट्टारिका है, देव कुमारिका है, राम भद्रम्बा है। ये सभी महिला लेखिका हैं संस्कृत के 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में। क्लियर इतना बात, आगे बढ़े। उसके बाद देखिए, अब आइए दक्षिण भारत में ही एक साम्राज्य के बारे में पढ़ना है और उसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। ठीक, तो विजयनगर साम्राज्य के राजाओं को जाना जाता है एक चीज के लिए, उन लोगों ने संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया। यानी आप संस्कृत में कोई भी रचना करते हैं तो राजा के तरफ से आपको छूट मिलेगा, इनाम मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा कि आप संस्कृत में कुछ लिखिए। तो वो काम किया। तो जब राजे तुमको कह रहा है, अब मान लो अभी हमने के नीतीश कुमार बिहार में है मुख्यमंत्री, और कह देवे कि खाली उर्दू में जो रचना ये सब करेगा उसी को पुरस्कार ये सब मिलेगा, तो सब किधर भागेगा जी, उर्दू की तरफ। उर्दू का विकास होगा। हिंदी कहेंगे तो हिंदी की तरफ। उसी प्रकार यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के राजा किसको मान रहे हैं, संस्कृत को। तो पूरा रचना किस भाषा में होने लगेगा, संस्कृत में, और संस्कृत का होगा विकास। यहाँ पे कई सारे ऐसे होंगे इनके दरबार में लोग जो संस्कृत में कई सारी रचनाएं करेंगे। और इसी में बताया गया है, आगे चलिए, तो 14वीं शताब्दी में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम क्या है, कंपन राय। राजा कंपन राय का टाइम कब है, 14वीं शताब्दी। अब धीरे धीरे हम आधुनिक काल में घुसेंगे। ठीक, और इनकी पत्नी के नाम क्या है, गंगा देवी। और गंगा देवी ने किताब लिखा है, हाँ जी, संस्कृत में गंगा है। गंगा देवी ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या है, मधुरा विजयम। तो यहां से सवाल क्या बनेगा, मधुरा विजयम के लेखिका कौन है, गंगा देवी। गंगा देवी कौन थी, तो कंपन राय की पत्नी है। ठीक, टाइम कौन सा है, तो टाइम चल रहा है 14वीं शताब्दी। ठीक, तो इसमें अब ये जो मधुरा विजयम है या मधुरा विजयम, इसमें है क्या, ये जो कंपन राय है वो एक युद्ध किए थे। ठीक, युद्ध क्यों किए थे, तो मदुरै नाम के जगह को जीतने के लिए, और इस जगह को कंपन राय जीत गए। तो जब कंपन राय युद्ध करने गए और मदुरै को जीते, तो उस पर उनकी पत्नी गंगा देवी ने एक कविता लिख दी अपने पति के ऊपर। ठीक, जैसे अब लेखक होता तो कहानी लिखता कि कैसे राजा ने इस युद्ध को जीता। इनकी पत्नी कवित्री थी, तो उन्होंने कहा कि कविता लिख दी, और उस कविता का नाम क्या दिया, मधुरा विजयम, यानी मधुरै विजयम, कि जो मधुरै को मेरे पति जीते हैं उसका पूरा इसमें वर्णन है, कैसे जीते हैं। इसको ऐसे समझो, हम जब इतिहास पढ़ते हैं, झांसी की रानी को पढ़ते हैं, तो इतिहास में इसे पढ़ते हैं कि 1757 की क्रांति हुई, उसमें जो झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, वो अंग्रेजों से लड़ी, डलहौजी के विरुद्ध लड़ी, ऐसे रहता है। और उसी को कविता के रूप में कौन लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, हमने सुनी कहानी थी। बात वही लिख रही है, लेकिन ये किस रूप में लिख दी, कविता के रूप में। और इतिहास में उसको हम कैसे पढ़ते हैं,
कहानी के रूप में दोनों से जानकारी उसी चीज का मिलता है। वैसे ही यहाँ पे है, कंपन राय की पत्नी है गंगा देवी, और गंगा देवी ने अपने पति के एक मधुरै विजय की कविता के रूप में उस पूरे घटना का वर्णन किया, जिसका नाम है मधुरा विजयम। टाइम कब है? 14वीं शताब्दी। ठीक, अब आ गया ये। उसके बाद एक और राजा के नाम आता है और उसका टाइम है 16वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी के बाद कब है? 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में एक राजा आता है जिसका नाम है अच्युत राय, और अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तिरुलांबा। और इसने कौन सी किताब लिखी? वरदांबिका परिणय। यहाँ क्लियर हुआ? 14वीं शताब्दी से यहाँ आइए। अब हमको लग रहा है कि जा रहा होगा, तो इसका उपाय है, सब आपको हिंदी में ऐसे ही नोट्स मिलेगा, हिंदी में ऐसे ही नोट्स मिलेगा, और आप लोग जो जो इम्पोर्टेंट है हम बता देंगे, आप लोग उसको क्या करिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा उबाऊ हो जाता है, हम पहले ही बता दिए थे कि आज वाला थोड़ा सा पार करेगा, क्योंकि इसमें इतिहास और दर्शन है, ऐसा ऐसा नाम है जो आप कभी सुने नहीं, इसलिए माथा पर से पार करना है। लेकिन पढ़ते पढ़ते लास्ट तक जाते हुए ये तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तो अच्युत राय 16वीं शताब्दी में थे। इनकी पत्नी थी तिरुलांबा, और तिरुलांबा ने एक कविता लिखी जिसका नाम है वरदांबिका परिणय। ठीक, और इसमें अब काका दिया गया है किस प्रकार से लिखे हैं वो बताया गया है कि किस प्रकार से वो सुंदर तरीके से इसको लिखिए, तो हम उसको छोड़ रहे हैं, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट वही बता रहे हैं, कि पार कर रहा है। यहाँ से क्या याद रखना है? 16वीं शताब्दी में एक राजा थे जिनका नाम है अच्युत राय, उनकी पत्नी थी तिरुलांबा, और तिरुलांबा ने कौन सी कविता लिखी है? वरदांबिका परिणय। इतने इसमें तुमको याद रखना है। अब आगे चलिए, आ जाइए अब आधुनिक काल में। बस निपट गया, ये हमको लगता है कि अंतिम होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव होगा। एगो है कहाँ है? ये अंतिम है। आधुनिक काल में आना गया। प्राचीन काल में हम लोग गार्गी को पढ़े, सुलभा को पढ़े, फिर जो भी 40 गो तुमको ऋग्वेद में है, फिर 5 गो अथर्ववेद में है, उसको पढ़ लिए। मध्य काल में हम लोग विजयंका के बारे में पढ़े, गंगा देवी के बारे में पढ़े, तिरुलांबा के बारे में पढ़े, फिर मैत्रेयी जो है उसको ले लीजिए। तो इन सबको हम पढ़ लिए। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ? आधुनिक काल में, और चैप्टर हो जाएगा आपका खत्म। तो सुनिए, आधुनिक काल में भी कई सारी संस्कृत लेखिकाएं हुई, और उसमें सबसे ज्यादा नाम किनका आता है? पंडिता क्षमा राव के। ठीक, जिनका टाइम कब था? 1890 से लेकर के 1953 ईस्वी। और ये एक बहुत बड़ी संस्कृत की विदुषी थी, जिसको हम लोग विद्वान कहते हैं ना, वैसे ये क्या है? विदुषी, बहुत बड़ी जानकार थी संस्कृत के। नाम क्या है? पंडिता क्षमा राव। इन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित का जीवन चरित्र लिखा। इनके पिताजी का नाम क्या है? शंकर पांडुरंग पंडित, और ये भी एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, और इन्हीं से कहीं न कहीं पंडिता क्षमा राव भी सीखी थी। और जब वो बड़ी हुई तो अपने पिता के जीवन को ही उन्होंने लिखा, उनका जीवन चरित्र लिखा, और उसका नाम क्या दिया? शंकर चरितम, यानी शंकर चरित्र। अब शंकर है कौन? तो शंकर कौन है जी? इनके पिताजी हैं। तो अपने पिताजी का जीवनी लिखे और उसका नाम क्या रखे? शंकर चरितम। उसके बाद पंडिता क्षमा राव गांधी जी से बहुत प्रभावित थी, बहुत मानती थी उनको। तो गांधी जी से भी प्रभावित होकर के एक किताब लिखी जिसका नाम क्या है? सत्याग्रह गीता। सत्याग्रह के राह पर चलने वाला कौन व्यक्ति था? गांधी जी। तो उनसे प्रभावित होकर के सत्याग्रह गीता लिखी। फिर मीरा लहरी नाम की किताब लिखी, कथा मुक्तावली लिखी, फिर विचित्र परिषद यात्रा लिखी, ग्राम ज्योति लिखी। ये सब उनके क्या है? रचनाएं हैं। और सब पूछते रहता है, खास करके एगो ये और ये ले न मैया। अब देख, सत्याग्रह गीता कौन लिखा है? पंडिता क्षमा राव। शंकर चरितम कौन लिखा है? मीरा लहरी कौन लिखा है? ठीक, और एक ये इतना कम से कम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, पंडिता क्षमा राव से। तो ये आधुनिक काल के सबसे विख्यात विदुषी हैं जिन्होंने इन सारी रचनाओं को लिखा है। उसके बाद देखिए
तो आज के टाइम पर पंडिता क्षमा राव के बाद भी कई सारी लेखिकाएं हैं, जैसे तुमको यहाँ पे नाम आ जाता है किसका, पुष्पा दीक्षित का, वनमाला भावलकर का, मिथिलेश कुमारी का। ये सब वो हैं जो आधुनिक काल की संस्कृत साहित्य के लेखिकाएं हैं, जो संस्कृत में अपनी रचनाओं को लिखे हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा ले लीजिए ब्रेक, शांति भव, दिमाग रिफ्रेश करिए। एक बार इसको हम शॉर्ट में एकदम बताएंगे, खाली मेन पॉइंट, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे आ जाएंगे, फिर टेस्ट दे दीजिए, काम क्लियर। ब्रेक हो गया सबके? चलो एकदम सुनते जाओ, खाली जितना बोलेंगे तो एक के बार बोलेंगे, दोबारा उसको मतलब कि 2-3 बार हम ना बोलेंगे। सबसे पहला बात, समाज की गाड़ी किससे चलती है? पुरुष और महिलाओं से। जैसे समाज की गाड़ी पुरुष महिलाओं से चलती है, वैसे ही साहित्य का विकास भी पुरुष और महिलाओं के योगदान से हुआ है। अलग अलग काल में महिलाओं ने अपना योगदान संस्कृत साहित्य में दिया है। इसमें आप लोगों को उतना याद रखना है, कब कब कौन कौन दिया है। तो आप लोग चलिए थोड़ा सा प्राचीन काल में, तो हम लोग जैसे ही प्राचीन काल में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को मिलता है ऋग्वेद में 24 गो महिलाओं का वर्णन जिन्होंने अपना योगदान दिया। अथर्ववेद में 5 गो महिलाओं का वर्णन जिन्होंने संस्कृत साहित्य में अपना योगदान दिया है। उसके बाद आगे बढ़ जाइए तो फिर उसी टाइम पे देखिए याज्ञवल्क्य हैं, उनकी पत्नी है मैत्रेयी, जिनको आत्म तत्व का ज्ञान सीखने को मिला किससे? अपने पति याज्ञवल्क्य से। ठीक। और आगे चल के जनक के दरबार में भी एक महिला थी जिनका नाम था गार्गी। फिर आप चलिए महाभारत में, तो वहाँ भी एक महिला की चर्चा है जिसका नाम है सुलभा। तो ये लोग भी संस्कृत साहित्य में अपना योगदान दे रही है। फिर आगे बढ़िए तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का नाम मिलता है जिन्होंने अलग अलग तरीके से 150 कविताओं को लिख करके इसमें अपना योगदान दिया है। और इसमें सबसे नंबर 1 पे कौन आती है? 40 में विजयंका सबसे नंबर पे आती है। अब विजयंका है कौन? तो सांवली रंग की एक महिला है जिसे सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा जाता है। और माना जाता है कि ये 8वीं शताब्दी के जो राजा थे चालुक्य वंश के, चंद्रादित्य, उनकी पत्नी है। उन्हीं का नाम विजयंका या विजय भट्टारिका है। तो यहाँ पर ये है। उसके बाद और आगे बढ़िए तो इनके समय पर शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा, ये सब दक्षिण भारत में संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं हैं, संस्कृत साहित्य में अपना योगदान दे रही है। फिर आगे आइएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको संस्कृत भाषा में, और थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए टाइम में, तो थोड़ा सा जैसे ही हम टाइम में आगे बढ़ते हैं तो 14वीं शताब्दी में आते हैं। और 14वीं शताब्दी में एक राजा का नाम आता है जिसका नाम है कंपन राय। और कंपन राय की एक पत्नी है जिसका नाम है गंगा देवी, जिन्होंने अपने पति के मधुरे विजय पर एक कविता लिखी और उस कविता का नाम का है मधुरा विजयम। कखनी का हो रहा है हमारा पता न चल रहा है, ये क्लियर हुआ? ठीक। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की पत्नी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नाम की कविता लिखी। ये कहानी यहाँ भी उन्होंने अपना योगदान दिया। फिर आइए 16वीं शताब्दी में तो एक राजा हैं जिनका नाम है अच्युत राय, और अच्युत राय की पत्नी है तिरुम्बलाम्बा, जिन्होंने वरदाम्बिका परिणय नाम की कविता लिखी है और उन्होंने भी अपना संस्कृत साहित्य में योगदान दिया। फिर आ जाइए सीधे कहाँ? आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में सबसे नंबर 1 पे आती है पंडिता क्षमा राव, जिनका टाइम 1890 से 1953। इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी जिसमें उनके पिता के नाम पर शंकर चरित, गांधी जी से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तवली, फिर विचित्र परिषद यात्रा, ये सब उनका फेमस क्या है? रचनाएं हैं। और इसके अलावा और इस टाइम पे बात करिए तो पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावलकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सब आधुनिक काल की लेखिकाएं हैं संस्कृत के। बस इसमें इतना ही था। क्लियर? अब एक एक करके कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव। आ जाइए। पहला, अच्युत राय और उसकी पत्नी तिरुलंबा का समय क्या था? लो पहले ही आ गया। कौन सा था जी? 14 पहला कहीं के रुक एकरा यह देख तो अच्युत राय कै में है? 14वीं है ये। चलिए तो ये टाइम कौन सा है जी? 16वीं शताब्दी हो जाएगा।
वेदांत के मार्ग पर चलने वाली कौन सी ऋषिका थी? तो हम बताएं कि महाभारत में एक महिला का वर्णन मिलता है जो जीवन भर वेदांत की राह पे चली, उसका नाम क्या है? सुलभा। ठीक, गार्गी जनक के दरबार में थी। विजय गंगा कौन है? हमरा क्या पता। समंजस यानम पुरुषे चलती, समाज की गाड़ी किससे चलती है? पुरुष और महिलाओं से। महिला कहाँ है? नारे भी है। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो जितने भी ये इतने बड़ा हमारा जो संस्कृत साहित्य है उसको लिखने में कवि और शास्त्रकारों दोनों का मुख्य योगदान है। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तभी बताए हैं पंडिता क्षमा राव अपने पिता के जीवन चरित्र को लिखी है। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व में की शिक्षा किसे दी थी? मैत्रेयी को दी थी। मैत्रेयी है कौन? इनकी पत्नी है। मैत्रेयी कौन थी? लो पूछ दिया, कौन है? याज्ञवल्क्य की पत्नी है। लौकिक संस्कृत साहित्य में लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है, यानी प्रथम स्थान पर कौन है? तो हम बताए थे कि विजयंका जो है वो प्रथम स्थान पे है। लौकिक संस्कृत साहित्य में टोटल 40 गो महिलाओं का वर्णन है, उसमें नंबर 1 पे कौन है? विजयंका या विजय भट्टारिका। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सी। अथर्ववेद की कितनी मंत्र दर्शनावती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो अथर्ववेद में 5 गो थी। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में 24 हैं। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश में थे चंद्रादित्य। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? किसके बारे में हम पढ़ रहे थे जी? महिलाओं के बारे में ना, कि क्या इनका योगदान रहा है। सुलभा का वर्णन कहाँ मिलता है? तो महाभारत में है, जो जीवन भर वेदांत के रास्ते पे चली। वार दंबिका परिणय किसकी रचना है? अभी हम बताए हैं तिरुमलांबा के है। मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो गंगा देवी अपने पति के विजय पर लिखी है। पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किससे प्रभावित है जी? महात्मा गांधी से प्रभावित है। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो 40 का मिलता है। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 24। उसी चीज को अंक में देके पूछा है। चंद्रादित्य राज्ञी एक विजयगंगा इति मन्यते किसको? चंद्रादित्य की पत्नी जो है विजयंका, उसी को और किस नाम से किस नाम से जानते हैं? बताए ना है कि जो विजयंका है सर्व शुक्ला सरस्वती सांवली रंग के माना जाता है कि चंद्रादित्य के ही पत्नी विजयंका और विजय भट्टारिका दोनों एक ही नाम है। क्लियर? आगे देखिए, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद मिलते हैं जहां तहां से? तो 150 पद हम लोगों को मिल जाते हैं। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो पंडिता क्षमा राव सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? रुको, देखो हम ही नहीं बताए हैं। सर्व शुक्ला सरस्वती कहा जाता है विजयंका को, लेकिन वो ना पूछ रहा है किसने कहा। कोई तो व्यक्ति का होगा ना, तो उस व्यक्ति का नाम याद रखना, दंडी नाम है उसका। दंडी नाम के व्यक्ति ने ही कहा था कि अगर आपको लगता है कि सरस्वती गोरी हैं तो आप सरस्वती को नहीं जानते हैं, जानना है तो एक बार किसको देखिए? विजयंका को, जो सांवली रंग की है। ठीक, तो वो दंडी ने कहा था। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? कौन सा है जी? सत्याग्रह गीता। लिखने वाली पंडिता क्षमा राव। कंपन राय का समय क्या था? तो 14वीं शताब्दी में थे। कौन है? कंपन राय। मीरा लहरी के लेखिका कौन है? तो पंडिता क्षमा राव इसकी लेखिका हैं। मैत्रेयी की चर्चा किस उपनिषद में है? तो वो कौन सा हो जाएगा जी? बृहदारण्यक उपनिषद। क्या नाम है उसका? याज्ञवल्क्य का लिखा हुआ उपनिषद, और उसी में मैत्रेयी की भी चर्चा है। तो यहाँ पे ए इसका हो जाएगा सही। तिरुमलांबा रचित चंपू काव्य है। एक मिनट रुक जाओ,
करने से आया हो, तिरुमलांबा। हाँ, तिरुमलांबा के द्वारा जो लिखा गया है वो था ये वाला वारदंबिका परिणय। तिरुमलांबा ने इसको लिखा है, ठीक, वारदंबिका परिणय को। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुष और नारियों से, ठीक। कोई दिक्कत? पता ना ऑनलाइन में कौन देख रहा है ना देख रहा है, हमरा कब पता। जरूरी है ऑनलाइन करना। भारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है जी? सुलभा का है। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो पंडिता क्षमा राव आधुनिक काल में सबसे प्रसिद्ध हैं। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो दक्षिण भारत में सब थी, शीला भट्टारिका, राम भद्रम्बा और देव कुमारी का सब है। तो क्या हो जाएगा इनमें से? सब ही। संस्कृत साहित्य कैसा है? आ गया विपुल, विशाल है, बड़ा है। विपुलम था ना शुरू में, बताए थे कि यहाँ से पूछता है। गंगा देवी का समय बताइए, कौन सा होगा जी? 14वीं है ना, पक्का ना? ये है। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को किस चीज की शिक्षा देते हैं जी? आत्म तत्व का ज्ञान दिए थे। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? गार्गी थी। पंडिता क्षमा राव ने किस पुस्तक की रचना की है? तो शंकर चरितम और ग्राम ज्योति दोनों था। लास्ट में अभी पढ़ा रहे थे तो ग्राम ज्योति था, तो ये दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय थे तुमको विजयनगर साम्राज्य के राजा। देखो, सर शुक्ला सरस्वती किसने किसे कहा है? तो दंडी ने कहा था। किसको? विजयंका को। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो रुक जा, मिथिलेश कुमारी मिश्र। हाँ, ये वाला है वर्तमान में। नीचे में सब बताए थे। पंडिता क्षमा राव के बाद कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, है याद की दिखाए पड़ते नहीं याद। देख खेमा पाए। आधुनिक काल, आधुनिक काल में पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ मिथिलेश कुमारी मिश्र है, ठीक ना? जैसे लगेगा कि ऐसे ही बोल ले, हा डरबो तो रहा है। 40वां बताना है। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो वो थी चंद्रादित्य की पत्नी। वनमाला भावलकर किस काल की संस्कृत लेखिका है? तो ये भी होगा तुमको वर्तमान काल में। वर्तमान है ना जी। विजयंका का समय क्या है? तो 8वीं शताब्दी में थी। कौन? विजयंका थी। खत्म। आप लोगों को बस इतने ऑब्जेक्टिव मुख्य रूप से याद रखनी है। हाँ जी। तो ये चैप्टर थोड़ा सा उबाऊ है। अब हमको नहीं लगता है कि कोई चैप्टर तुम्हारे लिए उबाऊ है, बस यही एगो, और उबाऊ के कारण वही है, नाम टेढ़ा टेढ़ा। समझ गए? तो ए लड़का, क्लास खत्म हो गया, बकर बकर कर रहा है। तो आप लोग बढ़िया से इसकी तैयारी करते रहिए, वीडियो को बार बार देखते रहिए। नोट्स जो मिलेगा उसमें आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा मेन चीज, और हिंदी में उसको पढ़ते रहिएगा ताकि सब्जेक्टिव भी ना छूटे। जब 5 बार 6 बार इसको पढ़िएगा ना तो आदत हो जाएगी। पहला बार कोई भी नाम सुनते हैं तो अजीब लगता है, फिर उसकी आदत हो जाती है। तो आपके पास 1 साल है, अभी 1 साल इसको पढ़ना है, तब तक आपको आदत हो जाएगी, सब याद भी हो जाएगा। ठीक, तो आज क्लास यहीं खत्म। हम लोग दे लेते हैं टेस्ट।